वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अब हम बात करेंगे त्रिभुजों की समरूपता पर, सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स पर। देखिए, समरूपता पे हम बात कर चुके हैं, सिमिलरिटी पे हम बात कर चुके हैं, और अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की थी कि बहुभुजों की जो समरूपता होती है, पॉलीगन्स की जो सिमिलरिटी होती है, उसकी दो शर्तें होती हैं। कोई भी दो बहुभुज समरूप तब कहे जाते हैं जब दो शर्तें पूरी हो रही हों। नंबर 1, पहली शर्त कौन सी है? पहली शर्त यह है कि उनके संगत कोण जो हैं, उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हैं, संगत कोण जो हैं, वो कैसे होने चाहिए? बराबर होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। ठीक है। और दूसरी शर्त क्या होती है? जो बहुभुज हैं उनकी जो संगत भुजाएं हैं, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, संगत भुजाएं, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, वो बराबर नहीं, समानुपाती होनी चाहिए। समानुपाती, बराबर होना जरूरी नहीं है, समान अनुपात में होना जरूरी है। बराबर हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन समान अनुपात में होना ज्यादा जरूरी है। ठीक है। संगत भुजाएं समानुपाती हो, दो शर्तें होती हैं किसी भी बहुभुज की समरूपता के लिए जरूरी। ठीक है। लेकिन देखिए, त्रिभुज भी एक बहुभुज है, लेकिन त्रिभुज के मामले में थोड़ी सी बात अलग है। जैसा कि थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया, त्रिभुज के मामले में बात अलग क्या है? त्रिभुज के मामले में बात यह है कि अगर समरूपता की ये जो दो शर्तें हैं, इनमें से कोई सी भी एक शर्त पूरी हो रही है, यानी अगर मान लीजिए संगत कोण बराबर हैं, तो दूसरी जो शर्त है वो अपने आप ही पूरी हो जाती है। अगर संगत कोण बराबर हैं तो उसकी जो भुजाएं हैं, संगत जो भुजाएं हैं, वो समानुपाती होंगी ही होंगी। ठीक है। और अगर उल्टा हो, मान लीजिए दो त्रिभुज हमें दे रखे हैं और दोनों त्रिभुजों की संगत जो भुजाएं हैं वो समान अनुपात में हैं, तो अगर दो त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती हैं, यानी समान अनुपात में हैं, उनका अनुपात समान है, तो
उन दोनों त्रिभुजों के जो संगत कोण हैं, कॉरस्पॉन्डिंग जो एंगल्स हैं, वो भी बराबर होंगे। यानी दो शर्तों में से अगर कोई भी एक शर्त पूरी हो रही है तो त्रिभुज समरूप माना जाएगा। समरूपता की दोनों शर्तें पूरी मानी जाएंगी। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक छोटी सी बात और हम बता दें कि वो है, एक शब्द है समकोणिक त्रिभुज। समकोणिक त्रिभुज, इक्वी एंगुलर ट्राइंगल। समकोणिक त्रिभुज, समकोणिक त्रिभुज का मतलब क्या होता है? देखिए, अगर दो त्रिभुज हैं हमारे पास में और दोनों त्रिभुजों के जो तीनों कोण हैं, वो तीनों कोण बराबर हों, ठीक है। दोनों त्रिभुजों के तीनों जो संगत कोण हैं वो आपस में बराबर हों। जैसे ए बी सी ये त्रिभुज है मान लीजिए, और ये वाला है पी क्यू आर, ये त्रिभुज है। तो ए पर बनने वाला कोण पी के बराबर हो, बी पर बनने वाला कोण क्यू के बराबर हो, और सी पर बनने वाला कोण आर के बराबर हो। ठीक है। तो इन दोनों त्रिभुजों को हम कहते हैं समकोणिक त्रिभुज, इक्वी एंगुलर ट्राइंगल। और यहां पर हम आपको बता दें कि अगर एक यूनानी विद्वान थे गणित के, थेल्स नाम था उनका, उन्होंने कहा, थेल्स ने कहा कि अगर दो समकोणिक त्रिभुज हैं तो उनमें उनकी जो संगत भुजाएं हैं उनका अनुपात हमेशा समान रहता है। समझ आई बात? कि अगर दो त्रिभुजों के कोण, संगत कोण समान हैं तो उनकी भुजाओं का अनुपात भी समान होता है, ये थेल्स ने कहा था। ठीक है। तो त्रिभुज की समरूपता पे हमें यही बात ध्यान रखनी है कि अगर दो त्रिभुजों को हमें समरूप बताना है तो या तो हम उसके संगत कोणों को इक्वल प्रूव कर दें, तो उसकी संगत भुजाएं ऑटोमेटिकली बराबर होंगी, समानुपाती होंगी, सॉरी। ठीक है। और अगर किसी दो त्रिभुजों की संगत भुजाएं, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स समानुपाती हैं तो उनके कोण भी बराबर होंगे, संगत कोण भी बराबर होंगे। आगे बात समझ? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे एक प्रमेय पर, एक थ्योरम पर, जिसका नाम है आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय या बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, इसको हम बोलते हैं थेल्स प्रमेय या थेल्स थ्योरम। क्यों? क्योंकि इसको थेल्स नाम का जो गणितज्ञ थे यूनानी, उन्होंने इसको दी थी। ठीक है। शॉर्ट में, संक्षिप्त में इसको हम लिखते हैं बीपीटी। क्या लिखते हैं? बीपीटी। बीपीटी की फुल फॉर्म क्या होती है? बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय। तो जब भी आगे हमें आवश्यकता पड़ेगी इस प्रमेय का संदर्भ लेने की, इस प्रमेय के बारे में बात करने की, तो हम बीपीटी बोलेंगे, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय या थेल्स थ्योरम। ठीक है। अब सवाल उठता है कि ये जो आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम है, बीपीटी जो है, जिसको हम थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं, ये आखिर है क्या? ये क्या कहती है? तो देखिए, बीपीटी या बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम या आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय या थेल्स थ्योरम हमें कहती है कि यदि किसी त्रिभुज की, कोई भी त्रिभुज है, उसकी किसी भुजा के समानांतर, कोई भी एक भुजा ले लें, उसके समानांतर खींची गई रेखा, अगर हम उसके समानांतर कोई रेखा खींचें तो वो उस त्रिभुज की अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, डिवाइड करती है। ए लाइन ड्रॉन पैरेलल टू एनी साइड ऑफ ए ट्राइंगल divides the
टू अदर साइड्स इन सेम रेशियो। ठीक है, क्या कह रही है ये प्रमेय, ये थ्योरम क्या कह रही है? ये थ्योरम कह रही है कि मान लीजिए हमारे पास में कोई भी त्रिभुज है ए बी सी, इस त्रिभुज की कोई सी भी साइड हम ले सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमने बी सी साइड मानी है, बी सी साइड ली है, बी सी भुजा, साइड यानी भुजा, बी सी भुजा ले ली। तो अगर हम किसी त्रिभुज की किसी भी साइड में, साइड के यानी भुजा के पैरेलल यानी समांतर कोई रेखा खींचें, कोई लाइन खींचें, जैसा कि यहाँ पर ये गुलाबी कलर से हमने लाइन खींची है, ये इसके पैरेलल है, पैरेलल का चिन्ह ये इस तरह से हम दिखाएंगे तो ये पैरेलल हो गई, दोनों लाइनें पैरेलल है। ठीक है, तो अगर किसी त्रिभुज की, यदि किसी त्रिभुज की किसी भी भुजा के समांतर हम कोई रेखा खींचें, तो ये जो रेखा हमने खींची है वो त्रिभुज की अन्य दो भुजाएं जो हैं, यानी ए बी और ए सी, ये जो दो अन्य दो भुजाएं हैं, ये वाली ए बी और ए सी, इन दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। यानी अगर ये ए बी को इस तरह से काटती है कि ये हिस्सा 2 सेंटीमीटर है और ये हिस्सा मान लीजिए 4 सेंटीमीटर है, तो ये जो दूसरी भुजा होगी इसका अनुपात भी बराबर होगा। यानी ये कैसे होगी, जैसे मान लीजिए 2/4 हुआ, ये इसका अनुपात को लिखेंगे हम, इसको ई बिंदु मान लेते हैं। ठीक है, तो देखिए अनुपात लिखा हमने ए ई बटा ई बी, ए ई कितना हो गया 2 सेंटीमीटर, ई बी कितना हो गया 4 सेंटीमीटर। तो अनुपात कितना हो गया दोनों का, अनुपात ऊपर नीचे करके लिखते हैं हम अपॉन में बटे में, तो 2 बराबर 1/2। ठीक है, तो 1/2 अनुपात हुआ इन दोनों भुजाओं का, इसको कर काटेंगे तो। ठीक है, तो यही अनुपात इधर भी आएगा, अनुपात सेम होगा, भुजा सेम नहीं होगी, 2 और 4 ऐसे नहीं होगी भुजा, उसका अनुपात सेम होगा। हो सकता है कि ऊपर वाली भुजा 4 आ जाए और नीचे वाली भुजा 8 आ जाए। जब इसका अनुपात हम निकालेंगे, इसको डी मान लेते हैं, डी। ठीक है, ठीक है, तो ए डी अगर अनुपात देखेंगे तो ए डी, ए सी जो भुजा है इसका अनुपात देखेंगे तो ए डी, ए से डी तक ये बिंदु जहां पे कट रहा है, इंटरसेक्ट हो रहा है, और डी सी, इन दोनों भुजाओं का जब हम अनुपात लेंगे तो 4/8 यानी 1/2 आएगा। तो आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी जो थ्योरम है, बीपीटी जो है, थेस थ्योरम जो है, वो हमें क्या कहती है कि किसी त्रिभुज की किसी भुजा के समांतर खींची गई रेखा उस त्रिभुज की अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। ए लाइन ड्रॉन पैरेलल टू एनी साइड ऑफ ए ट्राइंगल डिवाइड्स द 2 अदर साइड्स इन द सेम रेशियो। ठीक है, आएगा समझ? एक बार फिर से मैं बताता हूं आपको, देखिए बीपीटी जो है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी जो थ्योरम है, आधारभूत समानुपातिकता जो प्रमेय है, जिसको कि हम थेल्स थ्योरम भी कहते हैं, थेल्स प्रमेय भी कहते हैं, वो ये कहती है कि मान लीजिए कोई भी त्रिभुज है हमारे पास में, कोई भी त्रिभुज है, इसकी मान लीजिए ए बी सी, इसकी कोई भी भुजा हो, मान लीजिए ए सी भुजा ले लेते हैं हम, ए सी भुजा, इसके समांतर कोई हम रेखा खींचें, ये रेखा खींच दी, इसको हमने लिख दिया डी, इस बिंदु को लिख दिया ई, डी। ये कैसे है, समांतर है, कौन सी किससे समांतर है, ये पैरेलल है इसके। ठीक है, AC और DE समांतर है। ठीक है, तो कोई भी त्रिभुज हो, अगर उसकी किसी भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाए, तो ये जो रेखा है वो उस त्रिभुज की जो बाकी की जो 2 भुजाएं हैं, 2 साइड्स हैं, यानी कौन सी 2 भुजाएं हैं बाकी की, ए बी, इधर की साइड वाली ए बी
और BC ये वाली साइड, इन दोनों भुजाओं को समान अनुपात में बांटती हैं, विभाजित करती हैं। मतलब क्या है कि A से D तक की जो दूरी है और D से B तक की जो दूरी है, इन दोनों दूरियों का जो अनुपात है, इन दोनों दूरियों का जो अनुपात है, अनुपात को कैसे लिखते हैं हम? इसको लिखेंगे AD बाई DB। तो इन दोनों दूरियों का जो अनुपात है वो दूसरी जो भुजा है उसके अनुपात के बराबर होगी, यानी BE ये दूरी और EC ये वाली दूरी, इन दोनों भुजाओं का जो अनुपात है, यानी बराबर BE अपॉन EC, अनुपात बराबर होगा। ठीक है, आई बात समझ? बीपीटी क्या कहती है, थेल्स थ्योरम क्या कहती है? वो ये कहती है कि अगर कोई भी त्रिभुज है और उस त्रिभुज की किसी भी भुजा के समांतर कोई रेखा खींची गई है, तो ये जो रेखा है उस त्रिभुज की बाकी की जो दो भुजाएं होती हैं, जो साइड्स होती हैं, उन दोनों भुजाओं को समान अनुपात में डिवाइड करती हैं, काटती हैं। ये है बीपीटी या बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। याद रहेगा? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे बीपीटी यानी आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, जिसको कि हम थेल्स थ्योरम भी कहते हैं, थेल्स प्रमेय भी कहते हैं, उसकी कोरोलरी पर कोरोलरी क्या मतलब क्या होता है? देखिए, कोरोलरी का मतलब होता है कोई भी प्रमेय जो होती है उससे कोई परिणाम, उसी से जुड़ा हुआ कोई परिणाम, कोई रिजल्ट निकला हो, उसको हम कोरोलरी कहते हैं। तो बीपीटी जो प्रमेय हमने अभी आपको बताई थी, उससे ही जुड़ा हुआ एक परिणाम, एक रिजल्ट और है, और उसको हम बोलेंगे बीपीटी की कोरोलरी। ठीक है, देखिए बीपीटी में हमने आपको क्या कहा था? बीपीटी का मतलब क्या था? बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या कहती थी? थेल्स थ्योरम क्या कहती थी? थेल्स थ्योरम हमें कहती थी कि यदि हमारे पास में कोई त्रिभुज है और उसकी किसी भी भुजा के समानांतर अगर कोई रेखा है, पैरेलल कोई रेखा है, तो ये जो रेखा है पैरेलल, ये इस त्रिभुज की जो बाकी दो बची हुई भुजाएं हैं, साइड्स हैं, उन भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है। ठीक है, तो जब भी कोई त्रिभुज हो और उसकी किसी भुजा के समांतर अगर कोई रेखा हम खींचते हैं, तो हम जानते हैं कि निश्चित तौर पे वो त्रिभुज की बाकी जो दो भुजाएं होती हैं उनको दो भागों में बांटती है। जैसे ए बी ये भुजा है, इसको ये डी बिंदु जो है दो भागों में बांट रहा है। कौन कौन से? एक तो ए डी और दूसरा भाग है डी बी, दो भाग। इसी तरह से बिंदु ई जो है ये भुजा ए सी को दो भागों में बांट रहा है। ये कौन कौन से भाग हैं? ए से ई तक, और दूसरा भाग है ई से सी तक। ठीक है, तो बीपीटी ये कहती है कि ये जो भुजा दो भागों में बांटती है, ये जो भुजाएं हैं ये समान अनुपात में होती हैं। यानी एडी और डीबी का अगर अनुपात निकालें, यानी एडी बाई डीबी कर दें और एई बाई ईसी कर दें, तो ये दोनों बराबर होंगी, यानी अनुपात दोनों का समान होगा। ठीक है, अब इसकी कोरोलरी क्या कहती है? बीपीटी की कोरोलरी क्या कहती है? बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम की कोरोलरी क्या कहती है? देखिए, बीपीटी की कोरोलरी ये कहती है कि यदि किसी त्रिभुज, कोई भी त्रिभुज है, मान लीजिए वो है एबीसी, यदि किसी त्रिभुज एबीसी ये बना हुआ है एबीसी कि किसी भुजा बीसी के समांतर, कोई भुजा है बीसी, ये भुजा, कोई सी भुजा ले ली हमने बीसी, मान लीजिए ये वाली भुजा है, इसके समांतर कोई रेखा डीई है। ये डीई एक रेखा है जो कि किसके समांतर है? बीसी के समांतर। अर्थात
DE पैरेलल टू BC, DE जो है वो BC के पैरेलल है। तो रेखा DE, ये जो रेखा DE है, उस त्रिभुज की अन्य दो भुजाओं, इस त्रिभुज की अन्य दो भुजाओं कौन कौन सी, AB और AC, इन दोनों भुजाओं को इस प्रकार से विभाजित करती है। किस प्रकार से विभाजित करती है? देखिए, बीपीटी में तो हम लिख सकते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम या थेल्स थ्योरम में तो हम लिख सकते हैं समान रूप से विभाजित करती है। लेकिन जब हम इसकी कोरोलरी की बात कर रहे हैं तो हम यहां पे लिखेंगे इस प्रकार से विभाजित करती है। और किस प्रकार से विभाजित करती है? देखिए इस तरह से, जैसे ये पहला हिस्सा ले रहे हैं, AD बाई पूरी भुजा AB, इसी तरह से ये वाला इधर सा, इस वाली भुजा का पहला ऊपरी हिस्सा AE बाई पूरी भुजा AC। ठीक है, इस प्रकार से विभाजित करते हैं। ठीक है, या दूसरी तरह से हम लिख सकते हैं, ये वाले हिस्से को लेते हुए DB, लिख सकते हैं इसको हम DB बाई पूरी भुजा AB इक्वल्स टू ये वाला हिस्सा EC बाई पूरी भुजा AC। ठीक है, तो बीपीटी की कोरोलरी क्या कहती है? यदि किसी त्रिभुज ABC की किसी भुजा BC के समानांतर कोई रेखा DE है, अर्थात DE पैरेलल टू BC, DE BC के पैरेलल है, तो रेखा जो DE है वो उस त्रिभुज की अन्य दो भुजाओं AB और AC को इस रूप में विभाजित करती है। या तो रूप ये वाला होगा AD बाई AB बराबर AE बाई AC, या फिर रूप ये वाला भी हो सकता है DB बाई AB बराबर EC बाई AC। ठीक है, ये है हमारी कोरोलरी। ठीक है, थेल्स थ्योरम की इसको बोलते हैं कोरोलरी, बीपीटी की कोरोलरी। तो जब भी हम कभी इसका प्रयोग करें तो हम इसको लिखेंगे ये बीपीटी की कोरोलरी है। ठीक है, अब देखिए, हमने ये जो परिणाम हमने बताया कि कोरोलरी का मतलब होता है विशेष परिणाम, विशेष परिणाम जो कि किसी प्रमेय पर ही आधारित हो। तो बीपीटी पर आधारित है ये वाला विशेष परिणाम। अब बीपीटी से ये परिणाम हमने प्राप्त कैसे किया उसके बारे में थोड़ा सा हम आपको बता दें। ठीक है, कैसे करेंगे देखिए, इतना तो आपने नोट कर ही लिया। ठीक है, अब देखिए बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, इसमें हमने क्या कहा था आपको कि यदि किसी त्रिभुज, कोई भी त्रिभुज है, मान लीजिए यही त्रिभुज है ABC, इसकी कोई भी भुजा, यानी मान लीजिए भुजा है BC, इसके समांतर कोई भुजा है DE, ये भुजा कोई समांतर है, तो ये जो समांतर भुजा है DE, ये इस त्रिभुज की दो अन्य जो भुजाएं हैं, कौन सी, AB इधर वाली और AC, ये पूरी भुजा AC, ये वाली भुजा, इन दोनों भुजाओं को बांटती हैं। खुद आपस में दिख ही रहा है, लेकिन समान अनुपात में बांटती है। ध्यान देने वाली बात है, समान अनुपात में बांटती है। बीपीटी कहती है समान अनुपात में बांटती है। समान अनुपात में बांटने का मतलब क्या होता है कि ये जो भुजा है AB, इसके दो पार्ट हैं AD और DB। ठीक है, तो अगर हम AD बाई DB करें, AD बाई DB करें, और दूसरी भुजा के जो दो भाग हैं AE और EC, तो इनको भी हम अगर अनुपात रूप में लिखें, यानी AE बाई EC के रूप में लिख दें, तो ये बराबर होंगे। ये अनुपात AD बाई DB का अनुपात और AE बाई EC का अनुपात, रेशो बराबर होगा। ठीक है, ये तो हमारे कहती है बीपीटी। ठीक है,
अब बीपीटी से ही हमने प्राप्त किया है बीपीटी की कोरोलरी को। कैसे प्राप्त किया है? ये जो बीपीटी था इसके अंदर हमने दोनों पक्षों में एलएचएस और आरएचएस, देखिए दो पक्ष हैं इसके अंदर, दोनों पक्षों में +1 कर दिया, +1, इधर भी +1। ठीक है, +1 करने के बाद में देखिए क्या होगा, अब हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, लघुत्तम लेना पड़ेगा। तो जब इसका लघुत्तम लेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, देखिए डीबी, लघुत्तम डीबी आ गया। तो ऊपर क्या आ गया हमारे पास में, ये तो एडी बच गया, प्लस इधर आ गया डीबी। ठीक है, इक्वल्स टू, इधर भी हम लघुत्तम लेंगे तो ईसी, ये एलसीएम आ जाएगा, लघुत्तम आ जाएगा, तो इधर आ जाएगा ऊपर एई प्लस ईसी। लघुत्तम लेना आना चाहिए आपको, एलसीएम लेना आना चाहिए। ठीक है, इस तरह से आ जाएगा। अब देखिए हमें ये जो परिणाम प्राप्त हुआ है इसमें देखिए एडी प्लस डीबी, एडी क्या है, ये वाला हिस्सा, डीबी क्या है, ये वाला हिस्सा, दोनों जुड़ रहे हैं। अगर इन दोनों हिस्सों को जोड़ दें तो कौन सी भुजा बन जाती है, ए बी, ए बी। तो एडी प्लस डीबी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ए बी, ए बी। ठीक है, अपॉन नीचे डीबी लिख दिया। ठीक है, इसी तरह से इधर देखिए राइट हैंड साइड में एई प्लस ईसी, एई कौन सा हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, ईसी कौन सा है, ये वाला हिस्सा, दोनों इससे जुड़ रहे हैं। अगर इन दोनों को जोड़ दें हम तो एई और ईसी को जोड़ दें तो कौन सी भुजा बन जाएगी, एसी। तो एई प्लस ईसी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, एसी। तो ये हो जाएगा एसी बाई ईसी, बीच में बराबर का चिन्ह आ रहा है, इक्वल्स टू। तो हमें ये जो प्राप्त हो गई इसका अर्थ समझिए, ए बी यानी पूरी भुजा अपॉन डी बी, इसको हम उल्टा भी लिख सकते हैं, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, डी बी बाई ए बी। इसको रेसिप्रोकल कर सकते हैं, व्यतिक्रम कर सकते हैं, यानी उल्टा कर सकते हैं, नीचे वाले को ऊपर, ऊपर वाले को नीचे, और इसको लिख सकते हैं ई सी बाई ए सी। कोई खास फर्क नहीं पड़ता, एक ही बात है। ठीक है, तो इसका अर्थ समझिए एक बार, क्या लिखा हुआ है अर्थ, डी बी यानी ये छोटा वाला हिस्सा अपॉन ए बी यानी ये पूरा वाला हिस्सा। तो इस छोटे हिस्से का और इस पूरी भुजा की लंबाई का जो अनुपात है वही अनुपात किसमें है, ई सी यानी इस वाले छोटे हिस्से का और इस वाली भुजा ए सी, इस वाली पूरी भुजा का। ठीक है, यही कोरोलरी है हमारी। ठीक है, तो परिणाम कैसे प्राप्त किया हमने, कोरोलरी कैसे प्राप्त की हमने बीपीटी से, वो तो हमने देख लिया। अब हम देखते हैं इसका एक उदाहरण। देखिए इस पर कुछ छोटे छोटे सवाल भी आ जाते हैं कभी कभी। तो देखिए मान लीजिए एक एग्जाम्पल लेते हैं हम, मान लीजिए हमें एक त्रिभुज दिया हुआ है ए बी सी। ठीक है, और इस त्रिभुज में बी सी के पैरेलल लाइन हमें दी हुई है डी ई, ये पैरेलल लाइन है दोनों। ठीक है, और ए से बी तक की ये जो पूरी लंबाई है, ए से बी तक की फुल लंबाई, पूरी लंबाई जो है यानी ए बी, ये लंबाई हमें दे रखी है 5 सेंटीमीटर। और डी से बी यानी ये जो डिवाइड वाला में डिवाइड हो रहा है डी पर, ए बी भुजा डी बिंदु पर दो भागों में बट रही है, ए डी और डी बी। ठीक है, इनमें से एक भाग डी बी की लंबाई हमें दे रखी है, वो कितनी दे रखी है, मान लीजिए 2 सेंटीमीटर। डी बी की लंबाई हमें दे रखी है 2 सेंटीमीटर। ठीक है, इसी तरह से ये जो भुजा है ए सी, इस पूरी भुजा की लंबाई हमें दे रखी है, ए सी भुजा की लंबाई हमें दे रखी है 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर। ठीक है, और हमसे क्या पूछा गया है, ई सी यानी ये जो ई बिंदु जो है ए सी को दो भागों में बांट रहा है, ए ई और ई सी। तो ई सी भुजा की हमें लंबाई ज्ञात करनी है, ई सी, ये हमें ज्ञात करनी है, ई सी बराबर ये हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, देखिए कोरोलरी को याद करेंगे, ये कोरोलरी
बीपीटी की कोरोलरी का प्रयोग करेंगे। तो देखिए कैसे लिखेंगे हम, बीपीटी कोरोलरी के अनुसार। कैसे, अब देखिए डीबी, ये छोटा वाला हिस्सा यानी डीबी अपॉन पूरी भुजा ए बी, इस तरह से इक्वल्स टू ई सी, छोटा वाला हिस्सा अपॉन पूरी भुजा ए सी, ये वाली ए सी। ठीक है, अब इनका मान रख देंगे। डी बी बराबर हमें दे रखा है 2 सेंटीमीटर, ए बी बराबर हमें दे रखा है 5 सेंटीमीटर, इक्वल्स टू ई सी, ये हमें ज्ञात करना है तो ई सी को यूं की रहने दिया, अपॉन ए सी, ए सी के हमें वैल्यू दे रखी है 7 सेंटीमीटर, 7 लिख दिया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास में, हमारे पास में आ जाएगा 5 ई सी बराबर 7 दूनी 14, 14, और ई सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, ई सी बराबर 14/5, 14/5, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से कुछ सवालों में ये बीपीटी की कोरोलरी इस्तेमाल होती है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई हमारी बीपीटी की कोरोलरी की। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय यानी बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम या थेल्स थ्योरम, इसकी विपरीत थ्योरम पर यानी कन्वर्स थ्योरम पर, विपरीत या कन्वर्स, विपरीत या कन्वर्स पर, कन्वर्स ऑफ बीपीटी, बीपीटी की विपरीत थ्योरम। ठीक है, देखिए इसमें क्या कोई नई थ्योरम नहीं है ये। देखिए बीपीटी या आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, इसमें हमने आपसे कहा था कि ये थ्योरम क्या कहती है, बीपीटी क्या कहती है, ये कहती है कि अगर मान लीजिए कोई त्रिभुज है, कोई भी त्रिभुज है, उसकी किसी भुजा के समांतर कोई रेखा है, पहले से हमें मालूम है कि समांतर कोई रेखा है, किसी भी भुजा कोई समांतर कोई रेखा है, तो ये जो रेखा है ये इस त्रिभुज की बाकी की जो 2 भुजाएं हैं, 2 साइड्स हैं, उनको समान अनुपात में विभाजित करती है, डी ई। यानी इसको लिखते कैसे हैं हम, इसको हम लिखेंगे बीपीटी के मुताबिक ए डी बाई डी बी बराबर ए ई, ये वाला हिस्सा ए ई बाई अनुपात के रूप में लिख रहे हैं बाई ई सी, नीचे ई सी। ठीक है, ये है बीपीटी के अनुसार। ठीक है, अब कन्वर्स बीपीटी क्या कहती है, कन्वर्स बीपीटी उल्टा कहती है। वो क्या कह रही है कि अगर कोई त्रिभुज की 2 भुजाएं, अगर कोई रेखा, अगर कोई भी लाइन, कोई त्रिभुज के अंदर कोई भी लाइन खींची हुई है, मान लीजिए ये कोई त्रिभुज है और इसमें कोई लाइन खींची हुई है, वो समांतर है या नहीं है ये कन्फर्म नहीं है, ये तो हमें बाद में सिद्ध करना है। अगर किसी त्रिभुज को, अगर कोई रेखा किसी त्रिभुज की 2 भुजाओं को काटती है, अगर कोई रेखा त्रिभुज की 2 भुजाओं को काटती है, और कैसे काटती है, समान अनुपात में, समान अनुपात। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये कोई त्रिभुज है ए बी सी, ठीक है, या पी क्यू आर मान लो, पी क्यू आर, ये कोई त्रिभुज है, और ये एस और टी, ये कोई भुजा है। तो अगर ये समान अनुपात में काटती है, आर क्यू भुजा को ये जो काट रही है वो कैसे काट रही है, आर एस और एस क्यू। तो अगर आर एस अपॉन एस क्यू और आर टी और टी आर, ये अनुपात जो है समान है, बराबर है, इन दोनों का अनुपात और इन दोनों का अनुपात अगर बराबर है, तो ये जो रेखा है
एस टी वो पैरेलल होगी किसके? त्रिभुज की तीसरी जो भुजा है यानी क्यू आर, इसकी। ये कहती है कन्वर्स थ्योरम, कन्वर्स बीपीटी। उल्टी बात कर रहे हैं हम, ठीक है। यानी अगर कोई रेखा त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में काटती है तो वह रेखा त्रिभुज की तीसरी भुजा के समांतर होती है, ठीक है। बीपीटी क्या कहती है? बीपीटी उल्टा कहती है। बीपीटी क्या कहती है? बीपीटी कहती है कि अगर कोई त्रिभुज है, उसकी किसी भुजा के समानांतर कोई रेखा है, तो वो जो समांतर रेखा है वो त्रिभुज की बाकी की जो दो भुजाएं हैं उनको समान अनुपात में काटती है। जबकि कन्वर्स बीपीटी, बीपीटी की विपरीत जो थ्योरम है, प्रमेय है, वो क्या कहती है? वो ये कह रही है कि अगर किसी त्रिभुज की, अगर कोई भी रेखा है वो किसी त्रिभुज को, अगर कोई रेखा किसी त्रिभुज को, उसकी त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में काटती है तो वह रेखा जो है त्रिभुज की तीसरी भुजा के समांतर होती है, समांतर होती है। आई बात समझ? ठीक है, एक बार फिर से बताता हूं छोटा सा। देखिए कन्वर्स थ्योरम क्या कहती है वो बताता हूं। कन्वर्स थ्योरम ये कहती है कि अगर कोई रेखा, मान लीजिए कोई रेखा है ये, इसको नाम मैं लिख देता हूं डी ई, ये कोई रेखा है डी ई। अगर कोई रेखा त्रिभुज की दो भुजाओं को, यानी ये त्रिभुज है ए बी सी, त्रिभुज की दो भुजाओं को, यानी ये मान लीजिए ए बी व ए सी, दो भुजाएं हो गई, ये ए बी और ये ए सी, ठीक है। दो भुजाओं को समान अनुपात में काटती है, समान अनुपात में काटती है, समान अनुपात में काटती है मतलब इसको लिखेंगे ए डी बटा डी बी बराबर, इस भुजा को लिखेंगे ए ई बटा ई सी, समान अनुपात में काटती है। तो अगर ऐसा है, अगर ऐसा है तो ये जो रेखा है यानी डी ई, ये जो रेखा है वो पैरेलल होगी किसके? समांतर होगी किसके? त्रिभुज की तीसरी भुजा की। त्रिभुज की तीसरी भुजा कौन सी है? बी सी। भाई इस भुजा की हमने बात कर ली, इस भुजा की हमने बात कर ली, तीसरी भुजा कौन सी बची? ये बी सी। तो ये बी सी के पैरेलल होगी। ये है कन्वर्स थ्योरम, कन्वर्स बीपीटी। बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी जो थ्योरम है उसकी विपरीत, उल्टी, कन्वर्स, ठीक है, याद रहेगा। तो जब भी इस थ्योरम को हम कभी इस्तेमाल करेंगे तो लिखेंगे कन्वर्स बीपीटी या बीपीटी की विपरीत प्रमेय, ठीक है, कन्वर्स बीपीटी या बीपीटी की विपरीत, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ उदाहरण लेते हैं। ठीक, हम ले रहे हैं उदाहरण नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 1। इसमें हमसे कहा गया है कि यदि कोई रेखा, यदि कोई लाइन एक त्रिभुज ए बी सी की भुजाओं, कोई ट्राइंगल है ए बी सी, उसकी जो साइड्स हैं भुजाओं ए बी और ए सी को क्रमशः डी और ई पर प्रतिच्छेदित करे, इंटरसेक्ट करे, काटे, तथा भुजा बी सी के समानांतर हो, भुजा बी सी के समांतर हो, तो सिद्ध कीजिए कि ए डी बाई ए बी बराबर ए ई बाई ए सी। ठीक है, इस सवाल में हमें चित्र भी दिया गया है, ठीक है। अब चित्र के अनुसार देखते हैं हम। देखिए हमसे कहा गया है कोई त्रिभुज है ए बी सी, ये ए बिंदु, ये बी बिंदु और ये सी बिंदु, ये कोई त्रिभुज है ए बी सी, ठीक है। इसकी भुजाओं ए बी और ए सी को, ए बी और ए सी, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, इन दोनों भुजाओं को क्रमशः डी और ई पर काटता है, रेस्पेक्टिवली डी और ई पर इंटरसेक्ट करता है। तो ए बी कटती है डी पर और ए सी कटती है ई पर, तो ए बी कट गई ये डी पर
और AC कट गई E पर। ठीक है, और ये जो भुजा है DE, ये जो भुजा आई DE, ये भुजा BC के समांतर हो, यानी ये BC जो भुजा है त्रिभुज की, इसके पैरेलल, ये दोनों भुजाएं पैरेलल। तो सिद्ध क्या करना है? सिद्ध कीजिए कि AD यानी A से D यानी ये वाली भुजा अपॉन AB यानी AB यानी पूरी भुजा, पूरी भुजा बराबर AE यानी A से E ये वाला हिस्सा और अपॉन AC यानी ये पूरी भुजा, पूरी भुजा। ठीक है, अब त्रिभुज का एक हिस्सा आ रहा है एक भुजा का और फिर पूरी भुजा आ रही है, तो इसको देखकर क्या याद आ रहा है आपको? ये हमारी क्या है? थेस थ्योरम की कोरोलरी, बीपीटी की कोरोलरी। ठीक है, ठीक है। अब इसको हम कैसे करेंगे? देखिए, सिद्ध करना है हमें, कैसे करेंगे? देखिए, सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है, दिया है, गिवन। क्या दिया है हमें? कि DE, ये जो DE है, ये भुजा पैरेलल है किसके? BC के, BC के। अगर DE भुजा BC के पैरेलल है तो BPT के अनुसार, अतः BPT बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम या थेल्स थ्योरम के अनुसार क्या हो जाएगा? BPT के अनुसार ये हो जाएगा AD यानी ये वाला हिस्सा अपॉन DB नीचे वाला हिस्सा DB, यानी ऊपर वाले हिस्से और नीचे वाले हिस्से का जो अनुपात है AD बाई DB बराबर किसके होगा? AE अपॉन EC, इसके बराबर होगा। ये BPT के अनुसार बराबर होगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं? BPT के अनुसार ये तो बात हमने कर ली। अब ये जो आया है इसको हम रेसिप्रोकल कर देते हैं, व्यतिक्रम कर देते हैं, यानी इसका क्रम उल्टा कर देते हैं। AD को नीचे ले जाएंगे, DB को ऊपर ले आएंगे। ठीक है, तो यहां पे हम लिख देंगे, लिख देता हूं मैं, व्यतिक्रम करने पर, रेसिप्रोकल करने पर, व्यतिक्रम करने पर, रेसिप्रोकल करने पर, रेसिप्रोकल करने पर ये क्या हो जाएगा? यहां लिख देता हूं मैं, ये हो जाएगा AD तो नीचे चला जाएगा, DB ऊपर आ जाएगा, DB अपॉन AD ये नीचे चला जाएगा बराबर EC ऊपर आ जाएगा और AE नीचे चला जाएगा। रेसिप्रोकल हो गया, उल्टा हो गया, व्यतिक्रम हो गया, इसका क्रम उल्टा हो गया। ठीक है, अब क्या करना है? अब देखिए, अब दोनों तरफ, दोनों साइड RHS और LHS दोनों साइड में +1 करना है। यहां लिख देते हैं RHS एंड LHS में एक जोड़ने पर, यानी अब क्या हो गया हमारे पास में? अब हमारे पास में आ गया DB बाई AD +1 इक्वल्स टू EC अपॉन AE +1। ठीक है, अब +1 कर दिया हमने, तो अब हमें जोड़ना है इसको। ये क्या हो गई? भिन्न हो गई, हमारी फ्रैक्शन हो गया। तो इसको हम क्या करेंगे? जोड़ेंगे। कैसे? लघुत्तम लेंगे, LCM लेंगे। तो LCM ले लिया, LCM आ गया इधर AD, इधर LCM AD आ गया। तो LCM के बाद ये क्या आ गया? AD का भाग AD में करेंगे तो 1 और 1 DB से मल्टीप्लाई होगा तो DB आ गया, क्यों रह गया DB, प्लस इधर
बटा 1 अपॉन 1 मान लेते हैं। 1 का डिवाइड जब AD में करेंगे तो AD आएगा, AD को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो AD आ जाएगा वापस से AD। लघुत्तम तो आप जानते हैं ना, ठीक है, इस तरह से लघुत्तम निकल जाएगा। ठीक इसी तरह से इधर का लघुत्तम निकलेगा AE, लघुत्तम आ गया, EC तो यूं क्यों रह गया, प्लस दूसरा आ गया AE। ठीक है, अब देखिए यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखिए DB प्लस AD, DB क्या चीज है, देखिए DB यानी ये वाला हिस्सा प्लस AD, AD क्या है, ये वाला हिस्सा। इन दोनों को अगर हम जोड़ दें तो क्या बन जाएगा, AB, AB क्या बन जाएगा, AB। तो इन दोनों को जोड़ करके हम AB लिख देंगे। तो अगली स्टेप के अंदर हम क्या लिख देंगे, AB अपॉन AD। ठीक है, इक्वल्स टू इधर EC प्लस AE, EC क्या है, ये वाला हिस्सा, AE क्या है, ये वाला हिस्सा। इन दोनों को जोड़ दें तो क्या बन जाएगा, पूरी भुजा बन जाएगी AC, यानी इसकी जगह पे हम AC लिख सकते हैं। तो AC लिख दिया अपॉन नीचे AE लिख दिया, AE लिख दिया। ठीक है, अब देखिए AB बटा AD बराबर AC बटा AE, जबकि हमें सिद्ध क्या करना है, AD बटा AP। यहां पे आ रहा है AB बटा AD, यानी अगर हम इसको हम रेसिप्रोकल वापस से कर दें, वापस से व्युत्क्रम कर दें हम, तो हम वापस से व्युत्क्रम कर देंगे तो हमारे पास में आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हम वापस से लिख देते हैं, पुनः रेसिप्रोकल करने पर, यानी व्युत्क्रम करने पर तो रेसिप्रोकल जब आप करोगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, हमें वापस से AD ऊपर चला जाएगा और AB नीचे आ जाएगा, बराबर AE ऊपर चला जाएगा और AC नीचे आ जाएगा। ये हमें सिद्ध करना था। देखिए AD बाई AB, AE बाई AC। ठीक है, क्या लिख देंगे, इति सिद्धम या हैंस प्रूव्ड, इति सिद्धम हैंस प्रूव्ड। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ये किस पर, ये सवाल किस पर आधारित था, कोरोलरी ऑफ बीपीटी। बीपीटी की जो कोरोलरी थी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय, उसकी जो कोरोलरी थी उस पर आधारित थी। तो हमें बीपीटी की जो कोरोलरी है वो अच्छी तरह याद होनी चाहिए, रटी हुई होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अगला उदाहरण लेते हैं। अब हम ले रहे हैं उदाहरण नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2। इसमें हमसे कहा गया है कि ABCD एक समलंब चतुर्भुज है, ट्रेपीजियम है। समलंब चतुर्भुज या ट्रेपीजियम का मतलब जानते हैं, ऐसा चतुर्भुज, हमने आपको बताया था चतुर्भुजों के प्रकार में। समलंब चतुर्भुज या ट्रेपीजियम का मतलब होता है ऐसा चतुर्भुज जिसमें दो भुजाएं जो हैं वो पैरेलल होती हैं, समांतर होती हैं। ठीक है, आई बात समझ में, दो भुजाएं समांतर होती हैं। तो ABCD एक समलंब चतुर्भुज यानी ट्रेपीजियम है जिसमें जो दो भुजाएं हैं, कौन सी, AB और DC, ये समांतर है। ये चित्र दे रखा है, AB और DC, ये जो भुजाएं हैं, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, AB और DC, ये समांतर है, पैरेलल है। ठीक है, ये हमें सवाल में ही दे रखा है। ठीक है, असमांतर भुजाओं, जो समांतर भुजाएं नहीं है वो, उनकी बात हो रही है। AD यानी ये A और ये D यानी ये वाली भुजा, और BC यानी ये B और ये C, ये वाली भुजा। ठीक है, पर बिंदु E और F रेस्पेक्टिवली क्रमशः, यानी AE पर तो E बिंदु है और BC पर कौन सा बिंदु है, F बिंदु है। क्रमशः का मतलब क्रम से, रेस्पेक्टिवली। ठीक है, ठीक है,
इस प्रकार से स्थित हैं, ये दोनों बिंदु इस प्रकार से स्थित हैं कि ई एफ जो है, ई एफ ये जो लाइन है ये ए बी के समानांतर है, ए बी के समानांतर। तो ये ई एफ और ए बी ये भी समानांतर है। ठीक है, तो देखिए इस चित्र में हमें क्या क्या दे रखा है, देखिए ए बी इज पैरेलल टू डी सी। ठीक है, दूसरी तरफ हमसे कह दिया ए बी इज पैरेलल टू ई एफ, ई एफ। अब दोनों जब ए बी और डी सी पैरेलल हैं, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा पैरेलल है, और ये वाली भुजा और ये वाली भुजा पैरेलल है, तो ये वाली भुजा यानी तो क्या होगा, ई एफ जो ई एफ है और ये ई सी जो है ये भुजा भी पैरेलल होगी। ये बात तो हमें याद होनी चाहिए। ठीक है, दो भुजाएं तो हमें पैरेलल बताए रखिए कि ये जो ए बी भुजा है ये किसके पैरेलल है, डी सी के। ठीक है, फिर हमसे कह दिया ये ए बी भुजा जो है वो इस ई सी ई एफ के भी पैरेलल है। तो हमने एक तीसरी बात कह दी कि ई एफ जो है ये डी सी के भी पैरेलल होगी। ठीक है, ई एफ पैरेलल किसकी होगी, डी सी। ये ई सी लिख दिया मैंने, ये डी सी है, डी सी के भी पैरेलल है। ठीक है, अब देखिए क्या कहा गया आगे, दर्शाइए कि ए ई अपॉन ई डी, ए ई यानी ये वाला हिस्सा अपॉन ई डी यानी ये वाला हिस्सा, और बी एफ यानी ये वाला हिस्सा, और एफ सी यानी ये वाला हिस्सा अपॉन इन दोनों का अनुपात ए ई और ई डी इसका अनुपात और बी एफ और एफ सी इसका अनुपात बराबर है। ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे हम, देखिए सिद्ध कैसे करेंगे हम, देखिए सबसे पहले तो हम लिखेंगे, थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करेंगे, रचना या कंस्ट्रक्शन। और उसमें क्या करेंगे हम, ये जो बिंदु है चतुर्भुज, ये समलम चतुर्भुज ट्रेपीजियम जो है इसका बिंदु ए है और बिंदु सी है, इन दोनों को मिला देंगे, इन दोनों को मिला देंगे। ठीक है, समलंब चतुर्भुज के बिंदु, समलंब चतुर्भुज के बिंदु ए व सी को मिलाओ। मिलाओ जो कि ई सी को, ई एफ को, भुजा ई एफ को कहां पर काटे, पी पर काटे, पी पर काटे। तो ये ए और सी को मिलाया तो ये ई एफ इसको ये पी पर काटेगा, यानी ये इस बिंदु का नाम रखना है हमें पी। ठीक है, ऐसा करने से हमें क्या प्राप्त होंगे, ऐसा करने से हमें क्या प्राप्त होंगे, दो त्रिभुज प्राप्त होंगे। कौन कौन से त्रिभुज प्राप्त होंगे, ऐसा करने से दो त्रिभुज हमें प्राप्त होंगे। पहला त्रिभुज होगा ए डी सी, ए डी सी, ये वाला त्रिभुज नंबर 1 ए डी सी। दो त्रिभुज हमें प्राप्त हुए ए डी सी। ठीक है, और दूसरा त्रिभुज कौन सा प्राप्त हुआ, ए बी सी, यानी ये वाला ए बी सी। दो त्रिभुज प्राप्त हो गए। अब क्या करना है हमें, अब हमें करना है, पहले हम बात करते हैं पहले त्रिभुज की, यानी त्रिभुज ए डी सी की बात कर लेते हैं। ए डी सी में त्रिभुज ए डी सी की बात कर रहे हैं, ए डी सी। अब इसमें क्या है, देखिए ई पी, ये जो भुजा है ई पी, ये पैरेलल है डी सी के, क्योंकि ये पूरी भुजा पैरेलल थी हमारे।
ठीक है। तो EP यहां पे लिख दिया हमने EP, भुजा EP इज पैरेलल टू DC, ठीक है। त्रिभुज, ये एक त्रिभुज है और ये भुजा इसके पैरेलल है, तो क्या याद आ रहा है आपको? BPT, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। अतः BPT बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय के अनुसार या थेल्स थ्योरम के अनुसार, के अनुसार क्या हो जाएगा? अनुसार हो जाएगा AE, ये वाला हिस्सा AE, ये वाला हिस्सा अपॉन ED यानी ये वाला हिस्सा, इन दोनों का अनुपात AE अपॉन ED, ये किसके बराबर होगा? AP, इस वाले हिस्से के AP अपॉन PC, इस वाले हिस्से के, ये बराबर होगा BPT के अनुसार, ठीक है। इसी तरह से दूसरे त्रिभुज की हम बात कर लेते हैं। त्रिभुज, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 लिख लेते हैं, इक्वेशन 1, समीकरण 1, ठीक है ना। अब दूसरे त्रिभुज की बात करें। त्रिभुज ABC में, दूसरा त्रिभुज बना था ABC, तो त्रिभुज ABC में, इस त्रिभुज में क्या था? वही PF किसके पैरेलल है? AB के। ये जो PF है ये इस AB के पैरेलल है, तो लिख दिया AB पैरेलल टू PF, ये और ये पैरेलल है, समांतर है, ठीक है। अब जब ये दोनों समांतर हैं तो वापस से क्या होगा? BPT के अनुसार। अतः BPT बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय या थेल्स थ्योरम के अनुसार क्या हो जाएगा? उसके अनुसार BPT क्या कहती है कि अगर त्रिभुज के किसी भुजा के समांतर कोई रेखा है तो वो जो रेखा है बाकी जो दो भुजाएं हैं त्रिभुज की उनको समान अनुपातों में बांटती है, ये तो है BPT, ठीक है ना। तो अब देखिए बाकी की दो भुजाएं कौन सी थी इसकी BC और AC, ठीक है। तो ये क्या हो गया? इसको हम लिख सकते हैं ये वाला हिस्सा BF और ये वाला हिस्सा FC, इन दोनों का अनुपात, और ये वाला AP और PC, इसका अनुपात बराबर होगा। यानी हमने यहाँ पे लिख दिया BPT के अनुसार BF अपॉन FC, समझ रहे हो ना बात को? ये बराबर किसके होगा? ये अनुपात बराबर होगा किसके? AP बाई PC। AP यहां से यहां तक की दूरी और PC यहां से यहां तक की दूरी, इसके बराबर होगा, ठीक है। ये अनुपात बराबर होगा, ठीक है। इसको हमने मान लीजिए हमने लिख लिया समीकरण नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब ये जो दोनों समीकरण हमारे को प्राप्त हुए हैं इन दोनों की हम तुलना कर लेते हैं। तुलना कैसे करते हैं वो समझने वाली बात है, ठीक है। समीकरण 1 और 2 की तुलना करने पर, तो समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, देखिए तुलना कैसे करेंगे। इन दोनों की तुलना करेंगे, हमें एक चीज तो नजर आ जाएगी कि देखिए AP और PC यहां पर भी है और AP और PC यहां पर भी है, तो हमसे क्या कहा जा रहा है? AE बटा DED, ये जो चीज है वो AP बाई PC इसके बराबर है, ठीक है।
और ये जो AP बाई PC है ये BF और FC के भी बराबर है, दूसरे समीकरण में हमें ये दे रखा है। तो अगर कोई हमसे ये कहे उदाहरण के तौर पे कि राम श्याम से बड़ा है और 4 साल बड़ा है, राम श्याम से 4 साल बड़ा है, और हमसे कहे कि अनिल श्याम से 4 साल बड़ा है। इसका मतलब क्या हुआ, राम और अनिल ये दोनों श्याम से 4 साल बड़े हैं, यही तो बात हुई। यानी राम और अनिल इन दोनों को भी हम बराबर कर सकते हैं, यही तो बात हुई। ठीक है, इसलिए जब हम उनकी तुलना कर रहे हैं तो देखिए RHS पक्ष तो हमारा बराबर है दोनों तरफ, LHS में अलग अलग संख्याएं हैं, तो इन दोनों में LHS में जो संख्याएं दे रखी जो दे रखी हैं हमें, डिजिट्स अल्फाबेट्स जो हमें दे रखे हैं, इनको हम आपस में बराबर लिख देंगे। ठीक है, ये अलग अलग एक दूसरे के बराबर हैं तो ये आपस में भी बराबर है। आई बात समझ में? तो इसको हम लिखेंगे तुलना करने पर AE बटा ED, AE बटा ED इक्वल्स टू BF बटा FC, BF बटा FC। ठीक है, और यही हमें सिद्ध करना था। देखिए AE बटा ED बराबर BF बटा FC, ये आ गया। यहाँ पे हम लिख देंगे इति सिद्धम हैंस प्रूव्ड, इति सिद्धम हैंस प्रूव्ड। ठीक है, ये हो गया हमारा एग्जाम्पल नंबर 2। अब हम बात कर रहे हैं उदाहरण नंबर 3 की, एग्जाम्पल नंबर 3 की। इसमें हमसे कहा गया है कि आकृति 6.16 में ये जो आकृति हमें दी गई है इसके अंदर PS यानी ये P है और ये S है, P से S ये जो दूरी है, अपॉन SQ, S और Q यानी ये वाली जो दूरी है, ये दूरी और अपॉन ये दूरी, इसका जो अनुपात है वो किसके बराबर है, वो है PT यानी इस दूरी के, और TR इस दूरी की। ठीक है, ST एक भुजा है जो कि एक त्रिभुज को काट रही है, त्रिभुज की दो भुजाओं को काट रही है, और हमसे सवाल में ये कहा गया है कि इन दोनों भुजाओं को जो काटा गया है वो समान अनुपात में काटा गया है। ठीक है, समान अनुपात में काटा गया। ठीक है, अब समान अनुपात में जब काटा गया है तो एक सवाल हमारे दिमाग में आता है कि अगर समान अनुपात में काटा गया है तो निश्चित तौर पे ये जो ST जो भुजा है वो पैरेलल होगी किसके, QR की। क्यों होगी, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था, कन्वर्स BPT जो है उसकी विपरीत थ्योरम जो हमने पढ़ी थी वो क्या कहती है, वो ये कहती है कि किसी भी त्रिभुज के अंदर यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में काटे तो वो जो रेखा होती है वो उस त्रिभुज की तीसरी भुजा जो होती है उसके समांतर होती है। ठीक है, आगे बात समझ। तो हमें क्या सिद्ध करना है इसमें, देखिए ये तो हमें इतना तो कह ही दिया, साथ ही साथ में हमें कहा गया कोण PST यानी ये वाला कोण, ये जो कोण, और कोण PRQ यानी ये वाला कोण, ये आपस में बराबर है। इसको कोण को 1 नंबर दे दें हम, इसको 2 दे दें, तो 1 और 2 जो कोण है ये बराबर है। ये सवाल में ही दे रखा है। सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज PQR, सिद्ध करना है कि ये जो त्रिभुज है PQR ये एक समद्विबाहु आइसोसेलस समद्विबाहु, ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हों, समद्विबाहु त्रिभुज, यानी हमें इस त्रिभुज की दो भुजाओं को बराबर सिद्ध करना है। कुल मिला के बात है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले तो हम क्या लिखेंगे, क्या दे रखा है, चूंकि दिया है
क्या दिया है, PS अपॉन SQ बराबर PT अपॉन TR। ठीक है, ये हमें दिया। ठीक है, अतः इसलिए कन्वर्स बीपीटी के अनुसार, कन्वर्स यानी विपरीत, बीपीटी के विपरीत प्रमेय के अनुसार, बीपीटी की विपरीत प्रमेय के अनुसार, की विपरीत प्रमेय या कन्वर्स बीपीटी के अनुसार, बीपीटी के अनुसार क्या हो गया, वो हो गया हमारे पास में ये जो ST जो रेखा है, ST जो रेखा है, ये समानांतर पैरेलल हो गई किसके, QR के, QR यानी इस वाली रेखा की। ठीक है, ठीक है। अब देखिए, अब देखिए हमें सवाल में क्या दिया गया है, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार क्या दे रखा है हमें प्रश्नानुसार, कोण PST, कोण PST बराबर कोण PRQ, यह हमें प्रश्न में ही दे रखा है, दिया हुआ है। ठीक है, और अगर हम इस चित्र को देखें तो कोण PST, PST ये बराबर किसके होगा, इसके ही बराबर होगा PQR, PQR, कोण PQR, ये वाला कोण जो है Q पर जो बन रहा है कोण, इससे बराबर होगा। ये S वाला कोण, S पे जो कोण बन रहा है वो इसके भी बराबर होगा, 3 नंबर के भी बराबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि 1 और 3 S और Q पर बनने वाला जो ये कोण है, ये आपस में संगत कोण है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। संगत कोण का मतलब समझ रहे हैं, सेम पोजीशन, दोनों की पोजीशन सेम है, सेम पोजीशन वाले कोण है संगत कोण, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इसको लिख देंगे क्योंकि ये, चूंकि संगत कोण, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ये इसका कारण हो गया। ठीक है, दोनों बराबर हैं। अब इन दोनों की अगर हम तुलना करें, PST PRQ के भी बराबर है और PST PQR के भी बराबर है, इसका मतलब ये दोनों आपस में भी बराबर हैं। अतः कोण PRQ, भाई ये और ये बराबर है और ये बराबर है। ठीक है, ठीक है, तो ये दोनों आपस में भी बराबर हो गए। अभी बताया था ना मैंने कि राम श्याम के बराबर है और अनिल श्याम के बराबर है, तो राम और अनिल भी तो बराबर हो गए। ठीक है ना, इसी तरह से तो ये PRQ बराबर किसके हो गया, PQR, कोण PQR बराबर हो गया। ठीक है, अब देखिए PRQ यानी 2 नंबर वाला ये जो कोण है ये, और PQR यानी 3 नंबर वाला ये जो कोण है ये कोण और ये कोण बराबर हैं। ठीक है, ठीक है। अब देखिए एक तथ्य हमने पढ़ा है कि समान जब कोण होते हैं तो समान कोणों की अपोजिट साइड जो होती हैं, समान कोणों की सम्मुख जो भुजाएं होती हैं वो आपस में बराबर होती हैं। ठीक है, तो यहां पे मैं लिख दूंगा चूंकि समान कोणों की सम्मुख भुजाएं, अपोजिट साइड्स, सम्मुख भुजाएं, अपोजिट साइड्स
बराबर होती हैं, बराबर होती हैं। अतः इसलिए अपोजिट साइड्स कौन सी हो गई? दो की। ये जो 2 नंबर पे आर पर जो कोण बन रहा है इसकी अपोजिट साइड कौन सी हो गई? पी क्यू, पी क्यू यानी पी क्यू बराबर क्यू पर जो कोण बन रहा है इसकी अपोजिट साइड कौन सी होगी? सम्मुख भुजा कौन सी होगी? इसके जस्ट सामने वाली भुजा, सम्मुख भुजा नहीं सामने वाली भुजा। कोण 3 के सामने वाली भुजा हो गई पी आर, तो पी क्यू बराबर पी आर। ठीक है, यानी पी क्यू भुजा और ये पी आर भुजा बराबर हो गई। अब जो एक त्रिभुज में 2 भुजाएं बराबर हो गई तो इसका मतलब ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है, एक आइसोसेलेस त्रिभुज है। अतः स्पष्ट है, क्या सिद्ध होता है कि त्रिभुज पी क्यू आर एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु आइसोसेलस त्रिभुज है। ये त्रिभुज का चिन्ह है। ठीक है, तो यही हमारा आंसर, यही हमें सिद्ध करना था। इति सिद्धम। ठीक है, आ गया समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं प्रश्नावली 6.2 की।